और चलिए अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स में भारत का दम की। जी हाँ, जब दुनिया संकट और तनाव के दौर से गुजर रही है, तब नई दिल्ली से वैश्विक संदेश दिया गया। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की अहम बैठक में आतंकवाद, ऊर्जा सुरक्षा और पश्चिम एशिया संकट जैसे मुद्दों पर मंथन हुआ। विदेश मंत्री एस जयशंकर की मौजूदगी में भारत ने दुनिया के सामने अपना मजबूत पक्ष रखा। ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों ने जो है भारत की धरती से कहीं ना कहीं ऊर्जा संकट, आतंकवाद और मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को लेकर चर्चा की है। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, चर्चा करेंगे। पहले परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ सुनील अनिजा जी जुड़ गए हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का स्वागत है हमारी चर्चा में। देवनाथ जी, जिस तरीके से ब्रिक्स का जो है आयोजन आगामी सितंबर में होने जा रहा है, भारत चौथी बार इसकी मेजबानी करेगा, ऐसे में जो संदेश दिया गया है, आज भी बैठक होने वाली है, इसको हम कैसे देखें? इसमें कोई शक नहीं है कि ब्रिक्स के इस मीटिंग के दौरान मेन मुद्दा ये रहा कि विश्व जो है अभी एक ऊर्जा संकट के दौर से गुजर रहा है। और हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान दिया है कि जो दुनिया में एक मौसम चल रहा है जिसमें कि कुछ देश दूसरे देशों पर यूनिलैटरल सैंक्शंस लगा रहे हैं, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि वह देश जब यूनिलैटरल सैंक्शन लगाकर कुछ देश दूसरे देशों को मजबूर कर दिया करते थे, हमें उस दौर से बाहर निकलना पड़ेगा। उन्होंने इस महत्वपूर्ण बयान को देते वक्त देश का नाम नहीं लिया, लेकिन जाहिर बात है कि उनका इशारा अमेरिका की तरफ था। अमेरिका ने जिस तरह से दुनिया के अलग अलग देशों पर सैंक्शन लगाए हैं, ब्रिक्स के सभी देशों पर अमेरिका ने या तो सैंक्शन लगाए हैं या बहुत ही हैवी टैरिफ लगाया हुआ है, यूनिलैटरल, मतलब एक तरफा। रूस हो, चीन हो, भारत हो, ईरान हो, हम साउथ अफ्रीका हो, इन सब देशों पर अमेरिका ने एक तरफा सैंक्शंस लगाए हुए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर टैरिफ लगाए हैं। तो ब्रिक्स का जो माहौल है इस वक्त, वह इस तरफ बन रहा है कि किस तरह से सारे देश मिलकर आपस में एक दूसरे का सहयोग करें, ताकि वो अमेरिका के खिलाफ तो नहीं, लेकिन अमेरिका से आते हुए इस दबाव का भविष्य में सामना कर सके। जी सुनील जी, जिस तरीके से जो हालात बने हुए हैं, ऊर्जा संकट को लेकर बात करें, मिडिल ईस्ट को लेकर बात करें, जिस तरीके से ब्रिक्स देशों ने जो है भारत में जो है सहभागिता की है, इससे क्या लगता है आने वाले समय में क्या जो मिडिल ईस्ट में तनाव है, क्या उसको कम किया जा सकता है? ऊर्जा संकट से क्या निपटा जाएगा, इसको लेकर भी जो है मैकेनिज्म इस बैठक में बन सकती है? देखिए, जब भी किसी कंट्री के खुद की पर्सनल बात आती है तो हर एक कंट्री अपनी जनता के अंदर ऊर्जा से रिलेटेड, चाहे वो बेसिक नीड गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, सब्सिडी भी देता है। उसको सब्सिडी भी देगा, उसको मिनिमम रेट के अंदर देने की कोशिश करेगा ताकि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो मेंटेन रहे। गरीब लोगों को इजिली ये चीजों की जो जितनी भी नेचुरल गैसेस है, जितने भी पेट्रोल है, डीजल है, यहीं से चलने वाली मशीनरीज हैं, उन सब के अंदर सब्सिडी देने की कोशिश करेगा ताकि उनको वो यूज कर सके। बेसिक जो डेली रूटीन है उनका मेंटेन रहे। आप देखेंगे कि आज भी पेट्रोल की जो कीमत है इंडिया के अंदर 3 रुपए कुछ पैसे बढ़ी है। पहले भी आप देखेंगे कि इंडिया ने अपना जो मार्जिन है, जो इंडियन की सेंट्रल एजेंसीज है, उन्होंने 10 रुपए अपना मार्जिन कम किया था। और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जिनमें काफी काफी रेट बढ़ चुके हैं। अब पर्सनल सभी को प्रॉब्लम होने शुरू हो चुकी है कि इसके रेट तो लगातार बढ़ते जाएंगे। जब ये मीटिंग की गई थी, तो इस मीटिंग के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज का मेन मुद्दा रखा गया था कि अगर वहां से हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पाता तो अल्टरनेट क्या किया जा सकता है। तो उसके अलावा भी अल्टरनेट सोचने का भी मुद्दा रखा गया था कि इन देशों को, क्योंकि इसके अंदर ब्राजील भी था, रूस भी है, रूस के अलावा 7 से 8 कंट्रीज और हैं जिन्होंने अपनी बातें रखे, चाइना भी है। भी किस तरीके से हम अल्टरनेट रख सकते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी को हम किस तरीके से मेंटेन कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर ये मुद्दा कुछ समय तक नहीं सुलझता
तो हम अपने देशों की इकोनॉमी को स्टेबल कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लेन देन कर सकते हैं, कैसे हम व्यापार को कंटिन्यू कर सकते हैं। और दूसरा मुद्दा इसके अंदर मेन ये रहा था कि सी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, सी का जो आप देखेंगे कि हमारा जितना भी समुद्र है उसका कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि इसके रूल्स, इनके ट्रिब्यूनल बने हुए हैं, सी ट्रिब्यूनल, कि उस ट्रिब्यूनल के अंदर हमारे स्टेट ऑफ फॉरवर्ड्स की क्या पोजीशन है, इस समय लीगली पोजीशन क्या है, किस तरीके से उसको खोला जा सकता है, किस तरीके से वार्ता की जा सकती है, और किस तरीके से ट्रेड फ्री उसको किया जा सकता है, वहां पर कोई अपनी मोनोपोली ना चला सके। जी देवनाथ जी, जिस तरीके से कल जो पहले दिन की बैठक थी, मीटिंग थी, उसमें जो रूस का बयान, रूस के विदेश मंत्री जो थे उनका जो बयान सामने, उन्होंने कहा है कि भारत रूस भाई भाई, यहां से उन्होंने अपने जो है वक्तव्य की शुरुआत की। इस बयान को कैसे देखें? साथ ही उन्होंने ये कहा है कि भारत को पेट्रोलियम पदार्थों की कोई किल्लत नहीं होगी, रूस जो है पूरे तरीके से भारत को सपोर्ट करेगा और यहां पर जो है पेट्रोलियम पदार्थों की सप्लाई करेगा। यह संदेश भारत की धरती से दुनिया को दिया गया है, इसको कैसे देखें देवनाथ जी? हाँ कपिल, देखो रूस भारत का हमेशा से ही ऑल वेदर फ्रेंड रहा है। अगर हम 50 और 60 की दशक से देखें तो भारत में जो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स लगे हैं, पोर्ट्स, हार्बर्स और तो और आईआईटीज बनाने में 50 के दशक में, 60 के दशक में रूस ने भारत की मदद की थी। फिर उसके बाद अगर हम 1965 का जंग देखें, 1971 का जंग देखें, खासतौर से 1971 का जंग जो है, रूस ने बहुत मजबूती से भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखा। और तो और जब 1971 के जंग के दौरान अमेरिका ने अपनी 7वें बेड़े को, 7th फ्लीट को बे ऑफ बंगाल में भेज दिया था भारत के ऊपर दबाव डालने के लिए, उस वक्त भी रूस ने बार बार ये कहा था कि अमेरिका भारत पर बेवजह दबाव ना डाले। अब हो ये रहा है कि भारत रूस से बड़ी तादाद में कच्चा तेल मंगा रहा है। इसका कारण ये है कि रूस का जो कच्चा तेल है, रूस हमेशा हमें दूसरे देशों के मुकाबले में सस्ते में देता रहा है। भारत एक समय, खासतौर से यूक्रेन का युद्ध चालू होने के बाद से भारत जो कच्चा तेल रूस से मंगाता रहा है, उसकी मात्रा एक समय में 30 से 40% हमारा कच्चा तेल जो था वो रूस से आता था, क्योंकि रूस हमें, जैसे ब्रेंट क्रूड बास्केट है, उसके मुकाबले $5 से $6 प्रति बैरल सस्ते में देता था। आज भी रूस मजबूती से हमारे साथ खड़ा हुआ है, हमें रूस कच्चा तेल देना चाहता है, गैस देना चाहता है, सीएनजी पीएनजी देना चाहता है। लेकिन दिक्कत कुछ है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज ऐसी आ रही हैं कि अमेरिका ने ज्यादातर रशियन कंपनीज के ऊपर सैंक्शन लगाया हुआ है। भारत जिनसे आयात करना चाहता है रूसी कंपनियों के ऊपर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए हुए हैं। इस तरह से अब अमेरिका ने भारत के ऊपर भी, भारत की भी कुछ कंपनीज जो कि रूस से तेल और गैस आयात करने की कोशिश कर रही थी, उनके ऊपर सैंक्शन लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो यूनिलैटरल सैंक्शन अमेरिका से आ रहे हैं, इसको ब्रिक्स के सारे देशों को, इनफैक्ट ग्लोबल साउथ के सारे देशों को एक साथ मिलकर अमेरिका का मुकाबला करना पड़ेगा। जी सुनील जी, जिस तरीके से कल ब्रिक्स की बैठक की शुरुआत हुई, तमाम जो है ब्रिक्स देश उसमें शामिल हुए हैं, विदेश मंत्री शामिल हुए हैं, और लेकिन जिस तरीके से चीन के जो है विदेश मंत्री इस बैठक में शामिल नहीं हुए हैं, चीन के राजदूत ने इस बैठक में सहभागिता की है। हालांकि उन्होंने ये कहा है कि ब्रिक्स सम्मेलन के जरिए जो है चीन भारत की हर एक मदद करने को तैयार है, जो मदद चाहे वो चीन करने को तैयार है। अब ब्रिक्स देशों की बैठक में चीन के विदेश मंत्री का शामिल ना होना, आखिर देश दुनिया में क्या संदेश देना चाहता है? देखिए, चीन पर्सनल किसी भी तरीके से, पर्सनल रिलेशन में किसी भी तरीके से किसी देश के साथ कैसे भी हो, बट वो इंटरनेशनल मार्केट के अकॉर्डिंग इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखेंगे कि इस मीटिंग के अंदर लगभग 12 से 15 कंट्रीज का कंट्रीब्यूशन रहा है, किसी भी तरीके से रहा हो। उन कंट्री से वो इंटरनेशनल रिलेशंस को खराब नहीं कर सकता, और चाइना के ऊपर भी सभी रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए उनको डील करनी ही पड़ेगी। अगर कोई भी बात यहाँ पर कैसे भी क्लियर होगी तो चाइना पार्टिसिपेट फ्यूचर में भी करेगा और उसको उस बात के ऊपर स्टैंड भी करना पड़ेगा। जी
देवनाथ जी, जिस तरीके से अब भारत की धरती से देश दुनिया को ये मैसेज दिया गया है, सबकी नजरें से ब्रिक्स सम्मेलन को, ब्रिक्स बैठक को लेकर थी। ऐसे में क्या माना जाए, जिस तरीके से मिडिल ईस्ट में तनाव जारी है, क्या ब्रिक्स की बैठक के बाद इसमें जो है सुधार होते हुए नजर आएगा? क्या हॉर्मुज स्ट्रेट को जो है खोला जा सकता है इस बैठक के बाद? हाँ कपिल, ऊर्जा संकट पूरे दुनिया पर छाया हुआ है। और इसका बहुत बड़ा कारण है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका द्वारा और ईरान के द्वारा बंद कर देना। अब ईरान के विदेश मंत्री अरागची ने उसके बारे में बयान दिया है। ईरान की एक मजबूरी है कि अगर अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर हमला कर रहा है तो ईरान उनका कैसे सामना करे। ईरान की तो नेवी और एयरफोर्स खत्म हो गई है। ईरान की आर्मी भी इस युद्ध में इराक की तरफ डिप्लॉयड है कि कोई हमला अमेरिका जो है इराक के रास्ते ना कर दे। तो ईरान को दबाव डालने के लिए सिर्फ एकमात्र तरीका यह है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दे, ताकि गल्फ कंट्रीज जो कि खुलकर अमेरिका के पक्ष में खड़ी हैं, कुवैत, अबू धाबी, यूएई, सऊदी अरेबिया, इराक, ओमान, ये सारे खुलकर अमेरिका के पक्ष में खड़े हैं। तो इनके ऊपर दबाव डालने के लिए ईरान के हाथ में सिर्फ एकमात्र जरिया ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को इन देशों के लिए बंद कर दे। ईरान ने कोशिश की है कि वह कभी भी भारत, चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, इनके शिप्स को ना रोके। तो दिक्कत कहाँ आ रही है? दिक्कत यह है कि ईरान कह रहा है कि वह 5 मिनट के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार है, बशर्ते पहले अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए तैयार हो जाए। अमेरिका ने ईरान के सारे बंदरगाहों पर नाकाबंदी की हुई है। दुनिया भर से कोई भी जहाज अगर ईरान की तरफ आता है तो अमेरिका की नेवी उनको उत्तर अरब सागर में या स्ट्रेट ऑफ ओमान में ही रोक देती है, वापस भेज देती है। तो ईरान ने कहा है बार बार, और अरागची ने भी फिर से कहा है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देंगे, बशर्ते अमेरिका भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ईरान के लिए खोलने के लिए राजी हो जाए। जी सुनील जी, जिस तरीके से कल हमने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई है, और जिस तरीके से ताइवान के मुद्दे को लेकर चीन ने कड़ा रुख जताया है, अमेरिका को दो टूका है कि अगर ताइवान को अमेरिका हथियार सप्लाई करेगा तो फिर जो है वो दोस्ती का रास्ता नहीं हो सकता, फिर वो मतलब तनाव बढ़ सकता है। और ऐसे में जो है अमेरिका ने भी जो है चीन से कहा है कि ईरान को जो है हथियारों की सप्लाई न की जाए। हालांकि अभी अंदर खाने से मिडिल ईस्ट में युद्ध के चलते जो है चीन पर यह आरोप लगे थे कि वो अंदर खाने से जो है हथियारों की सप्लाई जो है कर रहा है ईरान को। ऐसे में कल जो वार्ता हुई और कल ही जो है ब्रिक्स देश की मीटिंग में है, ईरान के विदेश मंत्री अरागची भारत आए हैं। क्या लगता है कि ईरान अब अलग थलग पड़ता हुआ नजर आएगा अगर चीन जो है साथ देना बंद कर दे? ऐसे में क्या भारत की जरूरत ईरान को होगी, जिस वजह से उसने इसमें सहभागिता की है, और जिस तरीके से का कड़ा संदेश जो अमेरिका को भारत की धरती से देने की कोशिश की गई है अरागची के द्वारा? देखिए, अगर चाइना किसी भी तरीके से ईरान से अलग भी होता है तो भी वो उससे अलग नहीं हो पाएगा, क्योंकि चाइना को भी ईरान से कच्चा तेल चाहिए, क्योंकि कच्चे तेल के बिना चाइना की इकोनॉमी भी नहीं चल पाएगी। आप देखेंगे कि ईरान से रिलेटेड जितनी भी कंट्रीज हैं, कतर है या उसके आसपास जितनी भी कंट्री है, वहां पर जितना भी कच्चा तेल निकलता है वो पानी की तरह निकलता है वहां पर। बल्कि ये देखा जाता है कि हमें कच्चा तेल को निकालना कितना है, ताकि इसके रेट्स जो है, अगर आप ज्यादा कच्चा तेल निकाल दोगे तो इसके रेट बिल्कुल डाउन चले जाएंगे, ताकि इसकी इकोनॉमी फिक्स रहे, इसके रेट फिक्स रहे, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर इसका रेट फिक्स रहे। तो इस हिसाब से वहां पर तेल निकाला जाता है। तो चाइना को भी वहां से तेल चाहिए। तो चाइना किसी भी एंगल से आप देखेंगे कि उससे अलग नहीं हो पाएगा, ईरान से किसी भी तरीके से अलग नहीं हो पाएगा। अगर वो अमेरिका से किसी भी तरह की डील कर भी लेता है कि ठीक है जी, मैं ईरान को हथियार सप्लाई नहीं करता, आप ताइवान को सप्लाई मत कीजिए, तो इससे पीस ऑफ नेशन तो जा सकता है, बट वो रिलेशन किसी भी तरीके से वो खराब नहीं करना चाहेगा। और बात दूसरे तरीके से लेते हैं तो ईरान का कोऑर्डिनेशन इंडिया के साथ कैसे रहेगा? तो ईरान का कोऑर्डिनेशन हमेशा इंडिया से अच्छा ही रहा है। आप देखेंगे कि इनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट की पॉलिसी को आप हिस्ट्री में भी उठाकर देखिए कि किस तरीके से उनको नेचुरल गैसेस समय समय पर देते रहे हैं, किस समय पर उनको चावल एक्सपोर्ट होता रहा है, मेडिकल एक्सपोर्ट होता रहा है। क्योंकि हमारे को इंडिया को भी तो एक्सपोर्ट करना है, हम अपना अनाज कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे? अगर हमारे पास कोई खरीदार होगा तभी हम उसको दे पाएंगे।
इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी देखिए, आप उनकी बिल ऑफ एक्सचेंज की पॉलिसी को देखिए, आप उनकी मनी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट को देखिए, तो हमेशा से इंडिया के जो रिलेशंस है ईरान के साथ अच्छे रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी अच्छे रहेंगे अगर ये मुद्दा सॉल्व हो जाता है। जी देवनाथ जी, जिस तरीके से ब्रिक्स का आयोजन ब्रिक्स देशों की जो है फॉरेन मिनिस्टर की कल बैठक हुई, आज भी यह बैठक होने वाली है। आज भी तमाम एजेंडों को लेकर बात होने वाली है, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशंस और कॉपरेशन और जो है फिक्सेशन को लेकर बात होने वाली है। क्या लगता है, क्या संदेश जाएगा देश दुनिया में, और इस जो है बैठक से, इस सम्मेलन से भारत को आगे आने वाले समय में क्या कुछ जो है बेनिफिट्स होते हुए नजर आएंगे? कपिल, देखो, आज तो भारत का, क्योंकि हम मेजबानी कर रहे हैं, सबसे बड़ी हमारे ऊपर जो आज जिम्मेवारी है वो कि क्या इस बैठक के बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी हो सकती है। जी। आमतौर पर किसी भी बड़े अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के बाद सारे देश मिलकर एक जॉइंट स्टेटमेंट पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर हम देखें, जब अभी पिछले महीने जब ब्रिक्स के जो उप विदेश मंत्री हैं उनका सम्मेलन हुआ था, तो तब भी एक दिक्कत आई थी कि यूएई और ईरान कुछ मुद्दों पर एक मत नहीं हो रहे थे, तो जॉइंट स्टेटमेंट इशू नहीं हुआ था। आज भी श्री एस जयशंकर के सामने यही चैलेंज रहेगा कि यूएई और ईरान को कैसे एक साथ सामने लाएं। यूएई चाहता है कि भारत जॉइंट स्टेटमेंट जो इशू हो उसमें ईरान की थोड़ी बहुत निंदा की जाए, जबकि ईरान चाहता है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हो उसमें यूएई की तो नहीं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक हल्की सी टिप्पणी हो। तो अगर यूएई और ईरान इसी तरह से अपने रुख पर अड़े रहे तो फिर शायद जॉइंट स्टेटमेंट इशू ना हो। बहरहाल ऐसे हालत में श्री एस जयशंकर जी सामने आएंगे और एक मौखिक वर्बल क्लोजिंग स्टेटमेंट दे देंगे। लेकिन किसी भी सम्मेलन की सक्सेस तभी मानी जाती है जब एक जॉइंट स्टेटमेंट पर सभी देश यूनानिमसली सिग्नेचर कर देते हैं, क्योंकि वो भविष्य के लिए एक फाउंडेशन डॉक्यूमेंट बन जाता है। जी सुनील जी, देवनाथ साहब कह रहे थे कि ईरान चाहेगा कि जो फाइनल स्टेटमेंट हो, जो सार्वजनिक स्टेटमेंट हो, उसमें इजराइल के खिलाफ और जो है यूएस के खिलाफ जो है टिप्पणी हो जाए तो कहीं ना कहीं ईरान को वो लाभदायक रहेगा, जो है उसके लिए पॉजिटिव रहेगा। हालांकि यूएई को लेकर जो है वो आश्वस्त नजर नहीं आ रहा, लेकिन जिस तरीके से आज पीएम मोदी यूएई के दौरे पर जा रहे हैं, ऊर्जा संयंत्रों को लेकर, ऊर्जा के मुद्दों को लेकर जो है एमओयू भी साइन हो सकते हैं। तो एक तरफ यूएई से जो है ऊर्जा को लेकर जो है, ऊर्जा संकट को लेकर जो है एमओयू साइन हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस ने हमें समर्थन दे दिया और कह दिया है कि भारत को किसी प्रकार के ऊर्जा संकट से जूझने की जरूरत नहीं है। रूस जो है पूरी तरीके से सप्लाई करेगा पेट्रोलियम पदार्थों की। तो ऐसे में क्या आने वाले समय में भारत में मिडिल ईस्ट का जो है ऊर्जा संकट जो है नजर आने वाला नहीं है क्या? कि देखिए, जो ये मीटिंग हुई है, इस मीटिंग का मेन मकसद है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटी है, जितने भी इसके अंदर कॉम्प्लेक्स वेंचर्स क्रिएट हुए हैं, उनको खत्म करना, उनको स्मूथ करना। नंबर सेकंड थिंग, जितने भी हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है उनको क्रिएट करना, व्यापारिक रिलेशंस है उनको स्टेबल करना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो जितनी भी पॉलिसी है उनको स्टेबल करना, जो यूनिलैटरल यानी कि एक तरफा जो टैरिफ कोई भी कंट्री किसी के ऊपर इम्पोज कर रही है उसको कट ऑफ करना, और बिजनेस को फ्यूचर पर्पस को देखते हुए स्टेबल करना, ताकि आप देखेंगे कि किसी भी कंट्री के अंदर कोई भी बिजनेसमैन अगर पैसा लगाएगा तो वो एक ही तरीके से सोच के लगाएगा। कोई भी शिप कंपनी है, कोई भी बड़ा सा व्यापारी है, कोई भी किसी भी तरह की कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो किसी भी देश को अगर चूज करेगी तो वो तभी चूज कर पाएगी जब उनको इन सब फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसीज को स्टेबल मिलेगी, उसको इंपोर्ट एक्सपोर्ट स्टेबल मिलेगा, उनको उनके किसी भी कंट्री के रिलेशनशिप स्टेबल मिलेंगे। आप देखिए कि अगर किसी भी कंट्री के, अगर इंडिया की कंट्री
कि कोई भी व्यापारी किसी जी भी और दूसरी कंट्री में लगाता है, जब उसके रिलेशन ही अच्छे सेटअप नहीं होंगे तो वो अपना पैसा वहां क्यों लगाएगा, या वहां का व्यापारी यहाँ पैसा क्यों लगाएगा। तो जी ये चीजें होनी बहुत जरूरी है। इन चीजों को लेकर आज ये मीटिंग भी चली है, इनके टॉपिक छेड़े गए हैं। जी और दूसरी बात आप देखेंगे कि यूएई और जो ईरान है, जैसे हमारे गेस्ट स्पीकर साहब ने कहा है जी। कि यूएई और ईरान, इनके अंदर शिया और सुन्नी समाज की जो है 1400 सालों से चलिए सुनील जी, क्षमा जो चाहूंगा, समय का अभाव है, आज चर्चा को यही विराम देना होगा। फिलहाल के इस चर्चा में हिस्सा बनने के लिए सुनील जी आपका, साथ ही यूके देवनाथ जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर तैयारियां जारी हैं, फॉरेन मिनिस्टर्स की बैठक भी हो रही है, आज दूसरा दिन। देखना होगा कि इस ब्रिक्स के बैठक के बाद जो है देश दुनिया में क्या कुछ संदेश जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बन रही है एम एच1 के साथ।